तो अमेठी और रायबरेली से आखिर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, होगा नहीं होगा, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल इसलिए बरकरार हैं क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक इन दोनों सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले। माना जा रहा है कि पहले इंतजार किया जा रहा था कि वायनाड में चुनाव हो जाएं, उसके बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर फैसला करेगी, क्योंकि केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव के मैदान में हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जैसे जैसे यह सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि घंटे कम हो रहे हैं नामांकन की तारीख को लेकर और महज 48 घंटे अब बचे हैं, ऐसे में क्या कुछ कांग्रेस और उसके विपक्ष की जो कहा जाए इसको लेकर तैयारियां हैं, किस तरीके से विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर है, कांग्रेस का विपक्ष यानी बीजेपी इस मामले को लेकर तंज कस रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। अनिला सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी की, साथ ही घनश्याम तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही प्रियंका गुप्ता हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी-आर के। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। पहला सवाल सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता से करना चाहूंगा। प्रियंका जी, जब विकल्प दो ही हैं, या तो राहुल जी लड़ेंगे या प्रियंका जी लड़ेंगी, तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं, कांग्रेस की सीईसी कह चुकी है, तो इतनी मान मनोबल की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए प्रणय जी, मैं सबसे पहले तो जी टीवी के सभी दर्शकों को श्रम दिवस की बधाई देती हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अमेठी और रायबरेली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट हैं और मुझे लगता है कि इस बार जनता ने ये मन बना लिया, चाहे वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से सफा करना है। और सिर्फ ये मांग है कि गांधी परिवार के लोग वहाँ से चुनाव लड़े, ये सिर्फ वहाँ के जनता की नहीं कार्यकर्ताओं की भी मांग है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका निर्णय, अब 48 घंटे जैसा कि आपने बताया बचे हैं, तो उस हिसाब से 48 घंटे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आमतौर पर विपक्ष जो होता है, जनता पैनिक किस चीजों को मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आमतौर पर विपक्ष के नेता तो सबसे पहले अपनी दावेदारी पेश करते हैं, वो कहते हैं हम सबसे पहले चुनाव लड़ेंगे। तो सत्ता पक्ष में होता है कि वो देखे कि आखिर कैसे वो अपनी सीट बचा सकता है। अमेठी की सीट आपको तो वापस लेनी है ना, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन क्यों, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए कंफ्यूजन क्यों? देखिए मुझे लगता है सत्ता पक्ष इतना आश्वस्त होता तो रायबरेली में अपना कैंडिडेट दे देता, पर नहीं दिया है उसने। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष डरा हुआ महसूस कर रहा है, ये बात सच है। और आज जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कहीं भागता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य मुद्दे ये हैं कि आज वैक्सीन को लेकर इस देश में एक पैनिक हो चुका है और जानना चाहती है कि जनता के प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात को आए और बोले, इस देशवासियों को संबोधित करें कि इस वैक्सीन के बाद लेने के बाद इस तरह की अगर समस्याएं आ रही हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या है, उसको लेकर क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। और ये वैक्सीन इतनी जो है, देखिए ये जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, इसको लेकर एक अलग बहस है, एक अलग चर्चा है, क्योंकि ये उस समय से ही चर्चाओं में था। लेकिन अनिला सिंह की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आप कह रही हैं कि सत्ता पक्ष घबराया हुआ है, भाग रहा है और डर उसके अंदर है। तो अनिला जी, आपने सुना प्रियंका जी को, वो तो कह रही है कि आप में डर है। मेरी सबको राम राम। हमारी तो जितनी भी वीआईपी सीट्स थी, यानी कि हमारे जो बड़े नेता जहां जहां लड़ना चाह रहे थे, उनका तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत ही जल्द फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट तक सारे अनाउंसमेंट हो गए थे, क्योंकि वहां पे पता था किसको लड़ना है। पर अब ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है आईएनसी, तो अगर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनके नेता राहुल जी प्रियंका जी वहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो इनकी गलती नहीं है। इनकी पार्टी का जो थीम है ना, वो कंफ्यूजन ही है। तो कंफ्यूज रहेंगे लड़े ना लड़े, लड़े तो कहां से लड़े, या ना लड़े तो किसको लड़ाएं, तो ये इनका कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। अनिला जी, अभी आपने प्रियंका जी को सुना, वो कह रही है आपके अंदर भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, क्योंकि रायबरेली तो आपने भी नहीं उतारा, क्यों? अमेठी में स्मृति ईरानी जी सामने खड़ी हुई है, रायबरेली सीट की बात कर रहा हूं मैं जी। हाँ नहीं, हमारे लिए रायबरेली वीआईपी सीट नहीं है, इनके लिए वीआईपी सीट है। तो डेफिनेटली जो ये कैंडिडेट वहां से उतारेंगे उसको चुनौती देते हुए हम उतारेंगे। अच्छा, तो आप वेट कर रहे हैं इनके कैंडिडेट का? हमारे लिए तो रायबरेली हमारे लिए तो वीआईपी सीट नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी के ले रही है। सदैव से इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ता रहा है। इंदिरा गांधी जी ने जब 2 जगह से चुनाव लड़ा था, तो रायबरेली सीट। अनिला जी, बीजेपी तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ की बात करती है, आप कहां वीआईपी के चक्कर में पड़ गए? पर खैर, मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। घनश्याम जी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठजोड़ हुआ था, आपको लग रहा होगा कि इससे तो अच्छा होता कि आप ही उतार देते, कम से कम ये कंफ्यूजन तो नहीं होता, क्योंकि पिछली बार तो आपने उतारे था रायबरेली से भी अमेठी से भी अपने उम्मीदवार। प्रणय, नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं हमारी नजर।
अमेठी और रायबरेली में कौन उम्मीदवार है इस पे नहीं टिकी हुई है। हमारी नजर इस पे टिकी हुई है कि देश का प्रधानमंत्री एक दरिंदे जिसके ऊपर दरिंदगी के आरोप लगे हैं उसके लिए वोट मांगता है कर्नाटक में और कहता है कि इसको वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं। हमारी नजर इस पे टिकी हुई है कि आज देश में जो भी बलात्कारी हैं, दरिंदे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख करके वोट मांग रहे हैं मोदी जी के लिए और मोदी जी को मजबूत करना चाह रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, उत्तर प्रदेश के युवा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेटियां देख रही हैं, उत्तर प्रदेश के किसान देख रहे हैं। जहां तक अमेठी का फैसला है, मीडिया से खबरें आ रही है कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को, जो कि इसमें एक मूक दर्शक बनी हुई है, अमेठी की हर बेटी जानती है कि जहां भी दरिंदगी के आरोप लगे और उसके बाद आरोपियों ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा। जवाब आपका देखिए, बड़े आरोप लगाए घनश्याम तिवारी जी ने। स्मृति ईरानी जी जो कि महिला कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जुबान पर ताला लगाया और मेरी बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने जुबान पर ताला लगाया और ये मोदी का परिवार जितने बलात्कारी आज देश में घूम रहे हैं, अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की विदाई करके जवाब। देखिए रनिंग कमेंट्री दोनों लोग करेंगे तो कैसे बात। मैं बात पूरी कर रहा हूँ, कैसे संयम कर रहा है वो जरा सीख कर बैठे, फिर प्रधानमंत्री के विषय में बात करें। आपके नेता को लेकर तो मैं तू तड़ाक की बात नहीं करती। अमेठी की बेटियां इंतजार कर रही हैं कि इस दरिंदगी महिला कल्याण मंत्री जल्दी से राजनीति और अमेठी से रिटायर किया जाए, क्योंकि उनके अंदर साहस है मोदी का परिवार लिखने वाले वो दरिंदगी के खिलाफ बोल सके और उनके बेटे को बचा सके। उनकी भाषा का प्रयोग करके यहाँ बताएंगे कि अमेठी की जनता, यानी या मैं कहूँ बहन बेटियां, किसान मजदूर जो है वो क्या हो सकता है कि अनिला सिंह जी को पार्टी ने निर्देश दिया है कि प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े हो जाइए, प्रज्वल रेवन्ना की वकालत कीजिए, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी। घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं कि क्या आप प्रज्वल रेवन्ना की वकालत कर रही हैं? इन दोनों के साथ खड़ी हुई स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की हर बेटी है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रज्वल रेवन्ना की वकालत कर रही है, नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना की वकालत कर रहे हैं, अमित शाह प्रज्वल रेवन्ना की वकालत कर रहे हैं, तो इसमें कोई नया नहीं है। ये सारे लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की वकालत में। घनश्याम तिवारी जी, अनिला जी, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, जो तय करके आए वही बोल रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपका जवाब 30 सेकंड में। अमेठी की हर बेटी देख रही है कि स्मृति ईरानी प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़ी है। उसने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े हैं और उन बेटियों को आश्चर्य नहीं है कि ये पार्टी हर दरिंदे के साथ खड़ी हो जाती है जिसके ऊपर बेटियों की ताड़ना का आरोप लगता है। इससे भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती। हमें पाटना पड़ाइए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। गिरेबाद में अपने झांकिए, कांग्रेस पार्टी झांकिए। बात पूरी कर लूं, आप मुझे इंटरप्ट कर रही हैं, अपनी बात पूरी कर लेता हूं, आप मुझे इंटरप्ट। लेकिन ये मुद्दा तो अमेठी रायबरेली की सीटों पे उम्मीदवारों को लेकर है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। कहां आप कर्नाटक चले गए इस समय? मैं इसलिए कर्नाटक गया क्योंकि स्मृति ईरानी, ये जितने दरिंदे मोदी का परिवार लिख के घूम रहे हैं, स्मृति ईरानी इनके साथ। घनश्याम जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करें। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करें। ये क्यों? जी, प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जो आरोप लगा है वो दरिंदगी का आरोप नहीं है। जी, उनके देखिए क्या गलती है? क्या प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जो आरोप लगा है दरिंदगी का आरोप नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि उसको वोट दो ताकि मैं मजबूत हूं? क्या ये रेवन्ना पर डिबेट ही नहीं है, ना किसी ने डिफेंड किया, कानून नोटिस। आपने अगर हेडलाइन सुनी हो जी न्यूज की, हम लगातार ये खबर भी दिखा रहे हैं, अभी मैंने हेडलाइंस में पढ़ा है कि बाकायदा नोटिस इश्यू हो चुका है और उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। क्या स्मृति ईरानी ने इस पे एक भी शब्द बोला है? क्या देश में एक महिला कल्याण मंत्री से इसलिए मंत्री बनेगी कि चुपचाप बैठी रहेंगी और दरिंदे मोदी का परिवार लिख के घूमते रहे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ के खिलाफ स्मृति ईरानी कुछ कहा? आज ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपने आगे मोदी का परिवार लिखता है, प्रज्वल रेवन्ना भी अपने आगे मोदी का परिवार लिखता है, मोदी जी दोनों के लिए वोट मांगते हैं। चलिए एलजेपी आर के धीरेन्द्र कुमार जी भी हमें बहुत देर से सुन रहे हैं, जरा मैं उनकी भी टिप्पणी ले लेता हूं। धीरेन्द्र जी, ये जो बहस है ये हमेशा आके इस पे अटक जाती है कि मेरे आरोप बनाम तेरे आरोप, लेकिन यहां पर जो कंफ्यूजन की बात हो रही है, ये कंफ्यूजन तो अगर विपक्ष ये तमाम आरोप लगा रहा है तो आखिर उसको अपनी उम्मीदवारी जमीन पर पेश करनी होगी। वहां पर अमेठी रायबरेली में अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार पेश नहीं किए हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो सभी को, पैनलिस्टों को मैं अभिवादन करता हूं और आज श्रमिक दिवस है, सभी को बधाइयां देता हूं, सभी भाइयों को। अभी घनश्याम जी ने कर्नाटका का भी प्रश्न उठाया, रेवन्ना का भी उठाया और फिर मैं आता हूं यूपी पर भी। रेवन्ना जी का जो भी आरोप आ रहा है तो उनके जांच करने की व्यवस्था तो कर्नाटक में, कर्नाटक की सरकार इनकी है।
जो भी कठोर और जो विधि सम्मत उन्हें सजा दी जाएगी या जांच में जो निकल कर आएगा, ये तो पूरा का पूरा इनके गठबंधन और सरकार वहां पे कर्नाटका में बनी हुई है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी घटना हो तो उसका कोई बचाव करे। बिल्कुल अगर कहीं गलती किसी ने किया है तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जितना हमारे घनश्याम भाई वहां का मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ अगर बंगाल में अगर वो उठाते तो मुझे और भी अच्छा लगता। खैर मैं वहां पर इसको छोड़ता हूँ। अमेठी और रायबरेली में ये लोग अभी तक नहीं दे पा रहे हैं और समझौता कांग्रेस और एसपी के बीच में इसीलिए हुआ था कि यहाँ पे भाई बहन दोनों चुनाव लड़ेंगे। लेकिन परिस्थितियों को समझते हुए न कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बारे में घनश्याम जी को तो इसको इससे कोई तकलीफ ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई अब जब कांग्रेस को करना होगा तब कर देगी। प्रियंका जी सुनिए जी, एक मिनट प्रणय जी। अच्छा जी, समाजवादी पार्टी खुद वहां पे सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में सभी सीटों पर, लेकिन अगर साथ आए हैं तो आपके नेतृत्व को, आपके नेता को भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस कहीं न कहीं मुकरती नजर आ रही है। ये अगर वहां पे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को तो वो समाजवादी पार्टी के दबाव में भाई या बहन में से किसी एक को चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसी वहां को की स्थिति में वो लोग घनश्याम जी, कांग्रेस के लोग। धीरेन जी ने जो कुछ कहा मैं उस पर आपका जवाब भी ले रहा हूं, साथ ही ये भी पूछ रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई मुद्दा सुस्त और गवाह चुस्त, यहाँ पे जो प्रचार करना चाहता है समर्थन के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार तो दे। प्रणय, ये बार बार एनडीए के गठबंधन के घटक दल हमसे आके बताते हैं, इंडिया अलायंस को बताते हैं कि हमें अपना अलायंस कैसे चलाना चाहिए। यहाँ पर आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनिला जी हैं सीनियर प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जी हैं, इनमें से कोई ये खाली इतना बता दे कि एनडीए में कितने घटक दल हैं। किसी को पता ही नहीं है क्योंकि एनडीए है ही नहीं, ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस है। एक तरफ नरेंद्र जी हैं और उन पार्टियों का गठबंधन है जिन्होंने नरेंद्र जी के सामने सरेंडर कर रखा है, जिनको अपने घटक दलों के। एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोल रहा था धीरेन्द्र जी। अगर आपको ये पता है, दर्शक देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि एनडीए में कितने घटक दल हैं। नहीं पता है तो आप लोग हमें तो कम से कम अलायंस की सलाह मत दीजिए। जिनको पता ही नहीं है कि उनके टीम में कौन है, वो हमें बता रहा है कि हमें अपनी कैसे टीम चलानी चाहिए। बताइए कितने घटक दल है एनडीए में, या अनिला सिंह जी बता दें। जहां आप रोज लोगों को तोड़ करके डरा करके लाएंगे, आपको याद ही नहीं होगा कितने घटक दल हैं। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये बताइए ना कि आप गठबंधन में वहां से आपके साथी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। साधारण सा सवाल है। ये क्विज खिलाने वाला काम घनश्याम जी आप तो बंद करिए। आप तो समझदार प्रवक्ता है और पढ़े लिखे, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। इन सवालों से उत्तर प्रदेश के लोगों को या भारत के लोगों को क्या मतलब है, आप मुझे जरा ये बताइए कि वहां से कौन लड़ रही है? प्रियंका जी लड़ रही हैं या धीरेन जी, घनश्याम जी स्क्रीन पे आपके साथ में प्रियंका गुप्ता जी भी हैं। देखिए ये सारे जो सवाल हैं वो इसीलिए खड़े हो रहे हैं ना, इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं दिए गए हैं। प्रियंका जी से पूछ लेते, वो तो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उसका पक्ष रखने के लिए यहां पर है। प्रियंका जी, क्या माना जाए कि 48 घंटे के भीतर तस्वीर भी साफ होगी और अमेठी और रायबरेली से कैंडिडेट जरूर होंगे कांग्रेस के? क्या आप ये कहने की स्थिति में है? देखिए प्रणय जी, अगर हम अमेठी की बात करें तो वहां की जो प्रत्याशी हैं महिला बाल विकास मंत्री हैं और उनको संसद के अंदर कांग्रेस की बीजेपी की दिख जाती है, पर अपने गठबंधन के प्रत्याशी, आपकी पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूं ना, विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी है, विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी, 300 वीडियो 3000 वीडियो जिसकी वायरल हो चुकी है, उस पर चुप्पी रखना ये अपने आप में साबित करता है कि सभी समर्थन में उस बलात्कारी को कैंडिडेट बनाते हैं। और आज महिलाओं का अपराध जो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज्यादा हो चुका है और बलात्कारियों की लिस्ट में सुनाती हूँ, इनके चिन्मयानंद, इनके वो राम दुलारे गौड़, इनके वो जो है कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण, ये सब, इन सब पर चुप्पी इस बात को साबित करती है कि किस तरह की अक्षम यहाँ पर जो है महिला बाल विकास मंत्री है। ना उनके पास महिलाओं के लिए दो शब्द हैं, ना वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए कुछ बोलती हैं और अपने आप को कैसे महिला विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री बोलती हैं। मुझे लगता है कि आज अमेठी की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से ये महसूस कर रही है। दर्शकों ने भी सुन लिए आपके जो तमाम तर्क हैं, लेकिन मैं फिर लौटूंगा उसी सवाल पर। देखिए मेरा जो समय सीमित है वो इस सवाल से सीमित है। प्रियंका जी, आपकी स्थानीय यूनिट, आपकी प्रदेश यूनिट ये मांग कर रही है, आपके जो अमेठी के नेता हैं वो एक तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कैंडिडेट दीजिए हमारा। तो प्रचार की मशीनरी, गाड़ी तैयार है, बैठने वाला नहीं आया अभी तक। नहीं करिए, घनश्याम तिवारी जी की पार्टी ने प्रेशर दे एक मिनट मुझे प्रियंका जी का जवाब लेना है इसके पर।
जी नहीं, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की वहां की कर्नाटक की टीम ने इनको यहाँ 4 महीने पहले लेटर लेकर ये चिताया कि ये आदमी बलात्कारी है। मैं अमेठी यूनिट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बलात्कारी को टिकट दिया कर ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है और बलात्कारियों के सपोर्ट करती है। ये जो मुद्दे आप उठा रही हैं प्रियंका जी, ये जो मुद्दे आप उठा रही हैं, ये कांग्रेस क्या वहां पर अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में लेकर जा रही है, ये किसी चेहरे के साथ लेकर जा रही है? नहीं है, ये देश का चुनाव है, ये देश का मुद्दा है, ये देश की बेटियों का मुद्दा है और इस पर सवाल बनता है, इस पर जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता को, भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रवक्ता को। पर कहीं ना कहीं वो अपना मुंह चुराता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत ये है कि आज देश में प्रियंका जी, ये स्मृति ईरानी की चुप्पी के खिलाफ क्या आप अमेठी और रायबरेली की जनता के पास जा रही हैं किसी चेहरे के साथ? राज्य सरकार का है पार्ट, वहाँ पर राज्य सरकार क्या कर रही थी मैं ये जानना चाहता हूँ। जनता के पास जाने का मतलब क्या है? जनता अपनी बेटियों को किसी कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे ये जनता का मुद्दा है, ये किसी अपोजिशन का मुद्दा नहीं है, देश की बेटियों का मुद्दा है। मणिपुर में जो हुआ वो सबने देखा। कार्रवाई करनी चाहिए थी। जी न्यूज़।